श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक ऐसी शख्सियत के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ कि आप इस बात को स्वीकार करने पर बाध्य हो जाएंगे कि हम रेडियो बूस में सिर्फ ह्यूमन अवेयरनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात नहीं करते, बल्कि इस जगत में जो हमारे इर्द गिर्द पलने वाले उन जीवों के बारे में भी हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे बीच डॉक्टर लविश गुप्ता, जो कि एक वेटरन डॉक्टर हैं, पिछले 5 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनसे बातचीत करके हमें लगा कि ये वो शख्सियत हैं जिनको हमें अपने स्टूडियो में अपने श्रोताओं से रूबरू डेफिनेटली करवाना चाहिए। इनसे पहला परिचय मिस्टर प्रवीण वैद द्वारा किया गया। उनकी समझ और नज़र में डॉक्टर लविश गुप्ता ऐसे व्यक्तित्व के मालिक लगे कि उनको स्टूडियो में लाना हमारे लिए अनिवार्य सा हो गया। और सच बात है, उनसे मिलने के बाद मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि आज एक ऐसी नई बातचीत हम करने जा रहे हैं जो कि रूटीन में हम और आप शायद ध्यान में नहीं रखते। तो सबसे पहले डॉक्टर लविश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप हमारे यहाँ आए हैं और इनसे बातचीत करने में मिस्टर प्रवीण वैद मेरी मदद करेंगे, और हम दोनों मिलकर लविश जी से इनके विषय के बारे में, इनके सब्जेक्ट के बारे में, इनकी ग्रोथ के बारे में, इनकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में इनसे बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर लविश गुप्ता, हम पुनः आपका स्वागत करते हुए हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं को अपने कैरियर के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन, आपने शिक्षा कहाँ से ली, क्या क्या डिग्रीज़ हैं आपके यहाँ पे, उसके बारे में बताने का प्रयास करें। जी, मेरा नाम डॉक्टर लविश गुप्ता है। मैं पला बड़ा गुड़गांव में हूँ। मैंने अपनी 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल मारुतिकुंज से करी। ओके। उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो डिग्री होती है BVSc and AH, वो मैंने गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज जबलपुर से कंप्लीट करी। ओके। ये 5.5 years का कोर्स होता है। अच्छा। उसके बाद मैं एक फुल फंडेड स्कॉलरशिप Erasmus sponsored by Italian government. I went to Italy, University of Turin, where I did my masters. Then for the second year I got another scholarship, which was Erasmus exchange student scholarship, from which I went to Netherlands, University of Dronten. So I did my MS in animal nutrition and feed safety. So this is my basic introduction. डॉक्टर साहब, मेरे को मतलब जो हम आपस में बात कर रहे थे, यू हैव बीन वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, 96% मार्क्स लिए आपने। बेसिक एजुकेशन जो आप बता रहे थे, मास्टर्स में। हाँ, मास्टर्स। बट आपने वेटनरी फील्ड क्यों चुना? आप ह्यूमन साइड में नहीं गए आप? दिस इज ए नॉर्मल क्वेश्चन विच कम्स इन द माइंड ऑफ nowadays in young boys and girls, that why to choose this career? Yes, exactly. See, for me, fortunately, it was very clear. ये बहुत क्लियर था कि मुझे वेटनरी फील्ड ही चूज़ करनी है, बिकॉज मैं शुरू से बहुत पैशनेट था एनिमल्स को लेके। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं 10th या 11th क्लास में था, मैं डॉग्स को अपने पकड़ के अपने घर में ले आता था, पपीज़ को, उनकी केयर करता था। सो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड। सो after 12th, it was very clear that I want to be a veterinarian by choice. And I want to serve the animal community. Excuse me, what's your father doing? So my father, Mr. Anil Gupta, he is also into veterinary pharmaceuticals.
So he also was very helpful. उनका इफेक्ट भी रहा आपके करियर पे? Definitely, because he was also very passionate about Yes, pets. yes. He really supported me through the journey, and he's still supporting me. Okay, very good. Yeah. जी, So continue. I would say कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, they should come out of passion. If they really love animals, there's a lot this industry has to give to you. Okay, that's good. अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में आया, 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, हाँ जी. तो कभी 5 साल के ड्यूरेशन में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई आपके, जिसने आपको कोई पेट आपने ट्रीट करा और सेटिस्फाइंग रहा हो आपका एक्सपीरियंस? Challenging in terms के difficult situation. Difficult situation. So, see, nowadays every case is challenging, has its own challenging scenario. But the most challenging aspect in case of any medicine, veterinary medicine or human medicine, is when the particular case is not curable. We feel that we are not able to provide enough because there is nothing much that we can do. Nowadays, for the past 10 years, dogs के अंदर भी कैंसर के केसेस बहुत बढ़ yes, रहे हैं. it was, I was about to ask this. कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और इसका बेसिक कॉज ये है कि जो हम कमर्शियल डाइट खिला रहे हैं, बिकॉज जब से उसका चलन चला है तब से कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं डॉग्स में. सो आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई केस दैट वाज अ बुल मैस्टिफ, चे. ही वाज अ वेरी गुड डॉग. ही हैड अ ऑस्टियोसार्कोमा इन द हेड. अच्छा. अब जनरली केसेस में क्या होता है कि अगर किसी लेग वगैरह में हो तो आप उस लेग को एम्प्यूटेट कर दो, बट हेड के साथ ऐसा नहीं हो सकता है. ओवर टाइम क्या होता है कि आप इन जानवरों के साथ, आप इन डॉग्स के साथ पर्सनली भी बहुत अटैच हो जाते हो, जबकि आपको होना नहीं चाहिए. इट्स बट वी डेवलप अफेक्शन टूवर्ड्स देम, एंड आई स्टिल रिमेंबर मुझे उसको यूथेनाइज करना पड़ा क्योंकि देयर वाज नॉट एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट. These are the cases that are really challenging as a professional, as a human. It has a really impact on your psyche. Yeah. कोई सेटिस्फाइंग मूवमेंट रहा हो कि आपने किसी को सेव करा, किसी पेट को सेव करा? Yeah, ऐसा that's the main point. So see the happiness in a client's face, the happiness you see on when after the dog is cured. That's the biggest satisfaction I But, can ever have. Pets also convey their feelings? Yes, they definitely do. When they come, they are dull, depressed. Achha. And when they get cured, they are again active, happy. This is the best thing that I can, gain. This is not something about being passionate about this industry. I really feel that this is the biggest gift you can ever have. Absolutely. Absolutely. बेजान जानवरों की आप, I mean, जो बोल नहीं सकते, उनकी आप क्योर कर रहे हो. That's a great thing. तो डॉक्टर साहब, आपके पास एज पेशेंट कौन कौन से एनिमल्स लाए जाते हैं? So हमारी जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन डॉग्स हैं. ओके. उसके बाद कैट्स हैं. ओके. फिर उसके बाद एग्जॉटिक्स आ जाते हैं, जैसे अपने पास बर्ड्स हो गए, रैबिट्स हो गए, गिनी पिग्स हो गए. रैबिट्स लाते हैं. हाँ. सो फॉर एग्जांपल जब हम डिग्री अपनी ख़त्म करते हैं तो हम यूजुअली 2 फील्ड में चले जाते हैं. या तो लार्ज एनिमल प्रैक्टिस होती है, स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस होती है. सो आई ऑप्टेड फॉर स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस सिंस वी आर इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. इसका ज़्यादा स्कोप था. सो माई मेजॉरिटी आर डॉग्स. अच्छा डॉक्टर साहब, दिन में कितने का एनिमल्स आप एग्जामिन कर लेते हैं या आपके पास आते हैं? सो मैक्सिमम और मिनिमम? So on an average, there are 10 to 15 cases on an average. Okay. अच्छा, one more interesting thing which I heard from you. You told me this कि you apply holistic system. What is that holistic system of medicine? Holistic approach. Yeah. Holistic approach. So what I found through my practice and my experience is that allopathic alone, it's very important to give allopathic treatment. बट जब हम एक्यूट फेज की बात करते हैं, जब डॉग बिल्कुल बीमार है, हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा क्रॉनिक केसेस में. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़, कोई इन्फेक्शियस कॉज होता है, कोई लाइफस्टाइल की वजह से होता है,
कोई गलत खाना पिलाना ये न्यूट्रिशन की वजह से होता है। तो व्हाट आई फाउंड कि जब हम किसी भी पेशेंट को देखते हैं, सिर्फ उसकी करंट कंडीशन को नहीं देखना चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल, वो कैसे रखा जा रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसको क्या खिलाया जा रहा है, बिकॉज वी एज अ डॉग दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर ओनर्स। मेरा जो होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू प्रैक्टिस रहती है, मेरी जो एम रहती है, इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड गिव राइट गाइडेंस एज टू गिव ऑल राउंड अप्रोच फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेट। अब इसमें क्या होता है कि जब हमने बोला हमने न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अच्छा कर लिया, हमने जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो अच्छा कर लिया, हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे दिया, बट कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट बार बार नहीं दे सकते। उसमें आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी लेने पड़ते हैं, लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एरोमा थेरेपी, फिजियोथेरेपी। ये सारी जो अप्रोचेस होती हैं, इनका एम रहता है कि लॉन्ग टर्म क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है डॉग्स के। दीज ऑल मल्टी मॉडल थेरेपी मेथड्स जो होते हैं, इसकी मदद से मैंने जो पाया कि डॉग्स का जो ओवरऑल वेलफेयर है, उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उनको जो बार बार दिक्कत हो रही थी वो काफ़ी कम हुई है। अच्छा, होलिस्टिक अप्रोच की वजह से बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन ह्यूमंस एज वेल कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारी न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। सेम इज़ फॉर डॉग्स ऑल्सो। अगर उसे करेक्ट करा जाए तो मेजॉरिटी चीज़ें हमारी आधी तो ख़त्म ही हो जाएंगी जो बीमारियाँ होंगी। और अगर हम एलोपैथिक के अलावा दूसरी अप्रोचेस भी लेते हैं, सी एलोपैथिक इज़ एविडेंस बेस्ड, कि उसका एविडेंस है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी या उन चीज़ों में दम नहीं है। अगर उनकी राइट नॉलेज से राइट एप्लीकेशन किया जाए तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट है डॉग्स। डॉक्टर साहब, एनाटॉमी वाइज डॉग की तो ह्यूमन से मिलती है काफ़ी ज़्यादा। नहीं, इट्स डिफरेंट। इट इज़ डिफरेंट। नहीं, बट लाइक प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड, लाइक आई वाज सर्विंग फॉर अ कंपनी, लिवर की प्रोडक्ट्स, सेम ड्रग्स वर बीइंग यूज्ड फॉर पेट्स आल्सो। यस, जनरली व्हाट हैपेंस इज कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लिव 52 की लिव 52 की बात कर रहा हूँ, का जो प्रोडक्ट है, डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल जो लिवर के आप ह्यूमंस को भी दे सकते हो और एनिमल्स को भी दे सकते हो। इसी वजह से सिस्टोन वाज अनदर प्रोडक्ट जो किडनी स्टोन्स के लिए दिया जाता था, वो भी। देन टेंटेक्स फूड एफ्रोडिसिक था, वो भी हम पेट्स देते थे। बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आप डॉग्स को नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा में हम बोलते हैं कि हम लहसुन बहुत यूज़ करते हैं, गार्लिक पाउडर, बट गार्लिक पाउडर हम डॉग्स को नहीं दे सकते एक क्वांटिटी के बाद। अनियन नहीं दे सकते डॉग्स को। इसके अलावा देखा जाए जो पैरासीटामोल हमारी जो कॉमन ड्रग होती है, वो हमें डॉग्स में बहुत कॉशियसली यूज़ करनी पड़ती है। कैट्स में तो आप वो दे ही नहीं सकते हैं। अच्छा। सो दे हैव अ डिफरेंट फिजियोलॉजी, बेसिक ग्रॉस फिजियोलॉजी सेम है, बट एंजाइम्स जो बॉडी में काम करते हैं, जो डीपर लेवल पे जाते हैं, टिश्यू लेवल पे, वो बहुत डिफरेंट है। कैट्स का क्या फ़र्क है डॉक्टर साहब? कैट्स में और डॉग्स में भी बहुत फ़र्क है। बेसिकली इनकी नेचर में बहुत फ़र्क है। फॉर एग्जांपल डॉग्स आर ओमनिवोर्स, कैट्स आर ऑब्लिगेट कार्निवोर्स। सिर्फ उनको मीट ही चाहिए डाइट में। अच्छा। आप उनको ग्रेन्स वगैरह नहीं फीड कर सकते। उनका जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है वो काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू डॉग्स। तीसरा, ऑब्लिगेट कार्निवोर होने की वजह से उनकी जीआईटी का सिस्टम अलग होता है, उनकी बॉडी का सिस्टम अलग होता है, उनकी आइज का सिस्टम अलग होता है। आइज तो दे आर वेरी फेरेशियस, देख के डर लगता। सो उनका जो एनाटमी है इट इज़ डिफरेंट। लिवर तो देखिए सर हर किसी के पास होगा, सो इसलिए दवाई कॉमन है। बट अगेन आई एम सेइंग कि जो है they have done trials before giving those drugs, those syrups to the pets, whether they are safe or not. आप यूज करते हैं प्रोडक्ट्स? Yes, yes. Dr. Saab, after just listening your talks, I strongly personally feel that a consistent awareness is required for those people who are passionate to keep pet dogs or pet cats or any other animals. Is there any system or literature which is available for doing awareness to such pet lovers?
See, there is not as such a solid literature, scientific literature available. Okay. But as I said again, there are two approaches that I recommend that they should follow. Is first of all, if they are in doubt, always ask an expert. Okay. Because I have seen that many people who bring a new puppy, they have hundreds of doubt, and we are here as a professional to clarify them. Okay. Second of all, there is always a Google and ChatGPT nowadays, but never rely for full information on these things. That is very misleading. They are very misleading nowadays. Dr. Sahab, I have one personal interest and motive to ask this question. Since, frankly speaking, much of your information is something new, at least for me, if not for Praveen, I would request you to visit us at least once in a month to make such people aware about animals, because professionally and commercially you are running your own clinic, but for the larger interest of these pets and animals, if you make people aware with us, we'll facilitate you with this platform to come and talk with us, and we'll invite their queries to ask you so that you can answer them. Sure, I will be glad to do that. Yeah. Sure. अच्छा, आपको अप्रोच करना डॉक्टर साहब, आप अपना बता दीजिए क्लिनिक Clinic कहाँ का, है, yes. और अपना फ़ोन नंबर बताइए, Yeah. जी, so that they can approach you. श्योर. सो हमारा क्लिनिक 2 लोकेशंस पे है, सेक्टर 49 साउथ सिटी 2 सी ब्लॉक, एंड हमारा दूसरा क्लिनिक सेक्टर 65 M3M टी पॉइंट में है. माई नंबर इज 7070097676. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात, जैसे आपने बताया कि पेट्स की ग्रूमिंग भी करते हैं आप, हाँ जी. उसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब. जी, सो बेसिकली ग्रूमिंग जो होती है वो एक बहुत असेंशियल कंपोनेंट है. जैसे हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन हम ह्यूमंस में करते हैं, ऐसे डॉग्स और एनिमल्स में भी बहुत ज़रूरी है. अब जो ग्रूमिंग होता है उसका बेसिक कंपोनेंट ये होता है कि हमें इंश्योर करना है कि अगर कोई डॉग है, उसका फ़र है, उसका फ़र की हेल्थ भी अच्छी हो और उसकी स्किन की हेल्थ भी अच्छी हो. सो हमारे यहाँ जो भी ग्रूमिंग आती है, सबसे पहले उसको इंश्योर किया जाता है कि क्या उसको कोई स्किन कंडीशन तो नहीं है, उसकी स्किन कैसी है, क्या वो ड्राई है, क्या उसको डैंड्रफ है. उसके बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन होता है, उसके फ़र के साइज़ के बेसिस पे. फिर हमारा जो प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है उसको हम अप्लाई करते हैं. अप्लाई करने का, डाइल्यूशन करने का एक प्रॉपर मेथड होता है. फिर उसे टॉवल ड्राई, ब्लो ड्राई करके हेयर I've कटिंग seen that doing. Yes. उसमें 56 में है ना, there is a clinic. I saw that. बड़ा Yes. अच्छा लगता है. And pets, they also feel good when they are being groomed ना. एग्जैक्टली. बड़ा अच्छा feeling. So the grooming is a facility, is a service which ensures again कि होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू आपके डॉग की ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करी जाए. क्योंकि डॉग्स में स्किन हेल्थ और फर के अलावा एक्टोपैरासाइट्स का भी बहुत कॉमन इशू होता है. टिक्स हो गए, फ्लीज हो गई, माइट्स हो गई, उनकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है. तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर लवेश गुप्ता जो आपसे पेट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात कर रहे थे. मैं समझता हूँ कि आप लोग चाहेंगे कि हम कम से कम महीने में एक बार इनसे बातचीत करें और ये पेट्स के बारे में हमें बहुत डिटेल में हमसे बात करें. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. आप आए, समय निकाला, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करें. Thank you. Thank you. Thank you. Something bang bang, something bang bang bang, something bang bang.